स्वागत है आप सबका स्टडीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम लोग अभी फिजिक्स के जो चैप्टर्स है क्लास 9th और 10th के हमारे, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में हमने ऑलमोस्ट 2 चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। क्लास 9th का ये हमारा 3rd चैप्टर है और ओवरऑल साइंस के बुक का आपका ये 10th चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो अभी हम इस चैप्टर में ग्रेविटेशन के बारे में मेनली पढ़ेंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट जो भी हाइट से ड्रॉप करते हैं वो नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, फर्दर प्लैनेट जो है सन के अराउंड मूव करते हैं, मून जो है अर्थ के अराउंड मूव करता है, तो कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो इन सबको एक साथ बांध के रखे हुए है, जिसके बेसिस पे ये सारे मूवमेंट्स एक साथ चल रहे हैं। ऐसा कोई ना कोई फोर्स तो है जो ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखा है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। तो बता रहा है कि ये चीज न्यूटन का इसने अटेंशन ग्रैस्प किया और न्यूटन ने यहाँ से कंक्लूड किया कि सेम फोर्सेस हैं जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल ये सेम फोर्सेस है, जिसका नाम यहाँ पे न्यूटन ने क्या दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने इसको कहा। ठीक है, फर्दर अगर आगे देखते तो अब ग्रेविटेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि ग्रेविटेशन होता क्या है। तो यहाँ देखिए तो बता रहा है कि न्यूटन, वो सबको पता है कैसे उसके सर पे सेब गिरा, देन उसने सोचा कि ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तब उसने इस पे रिसर्च किया और उसने कहा कि हर एक पॉइंट पे अर्थ के मून जो है फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, ही आर्ग्यूड दैट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट, अर्थ जो मून जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है तो हर ऑर्बिट पे वो अर्थ के साइड फॉल करता है इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। पता चलता है कि अर्थ से अट्रैक्टेड है। पर हम यहाँ पे जनरली देखते नहीं है कि मून अर्थ की ओर मूव कर रहा हो। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो उसी पे यहाँ पे बात चल रही है। तो उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया गया इस चीज का। ये जो यहाँ पे एग्जांपल, अगर आप एक रस्सी से स्टोन बांध के नचाओगे तो ऐसे ऐसे राउंड वे में क्या होता है, मूव करता है। तो उस पे यहाँ बताया गया कि द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ सर्टेन स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। जो हमारा स्टोन है सर्कुलर पाथ में एक सर्टेन स्पीड पे मूव करता है। ठीक है, और डायरेक्शन चेंज करता है हर एक पॉइंट पे, जो कि हमने पीछे पढ़ा भी है कि कैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यहाँ पे चेंज होती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि दिस फोर्स, द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन, और जो बॉडी को मूवमेंट में रखता है उसको वो किस हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रल सीकिंग जो सेंटर की तरफ मूव करता है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, फर्दर यहाँ कहा जा रहा है कि द स्ट्रेट लाइन टेंजेंट विल बी, स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे फोर्स निकल रहा है यहाँ पे ये टेंजेंट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे समझे, सब हमने पहले डिस्कस किया इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा तेज चल रहा हूँ। फर्दर यहाँ बताया जा रहा है कि द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ किसकी वजह से होता है, तो वो उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है, अर्थ मून का मोशन अर्थ के चारों ओर। ठीक है, तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि ये किस वजह से होता है। फर्दर द सेंट्रल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये और जो सेंट्रल फोर्स यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है अर्थ का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वजह से ये दिया जा रहा है। इफ देयर वाज नो सच फोर्स, ऐसा कोई फोर्स नहीं होता तो मून जो है स्ट्रेट लाइन परस्यू करता, अर्थ के राउंड नहीं मूव करता। तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है कि एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है उसी तरह दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ फॉर ए गिवन फोर्स, एक्सेलरेशन जो होता है उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी हमने देखा था, एफ इज इक्वल टू एम ए हमने देखा था ना। तो एक्सेलरेशन क्या है, मास के इनवर्सली, यहाँ मास इधर आ जाएगा तो एक्सेलरेशन जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने ये चीज पिछले क्लास में देखा था। तो बताया जा रहा है कि जो मास है एप्पल का क्या है, वो नेग्लिजिबली स्मॉल है किसके कंपैरिजन में, अर्थ के। इसलिए हम ऐसा कोई मूवमेंट नहीं देखते हैं एप्पल के साइड अर्थ को मूव करता है, क्योंकि एप्पल का एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू अर्थ एक्सेलरेशन। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ एग्जांपल दिया जा रहा है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। टोटल ऑब्जेक्ट जो भी यूनिवर्स में है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जिस फोर्स से यूनिवर्स में जो डिफरेंट बॉडीज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये हमें समझ में आ गया। फर्दर यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया गया है। तो बताया जा रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल। हमें पता है कि किस प्रोपोर्शन से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये आप इक्वेशन पहले देखो तब उसको स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे ये। ठीक है, ये जो हमारा ये है ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसके बराबर है, तो यहाँ पे एम, एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट का मास और उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और ये कांस्टेंट हमने दे दिया। ये एक इक्वेशन है यहाँ पे हमारा जिसपे वो क्या करते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब डेफिनेशन देखते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितने के फोर्स से,
तो जो प्रोपोर्शनल है किसके, उन उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट से, ये दो ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट्स हो गए ये, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, उसके स्क्वायर जो उनके बीच का डिस्टेंस का उसका, यानी यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये फोर्स क्या है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द, ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ये दोनों सेंटर को जो ज्वाइन कर रहा है इसके अलोंग ये फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है। तो वहां से ये डेफिनेशन है, वहां से निकाला गया ये F इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर। जी को यहाँ हमने कांस्टेंट लिया है, यहाँ पे आपने मैथ्स में इक्वेशन में वहां पढ़ा होगा, हम कांस्टेंट लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं जी को, जिसको हम यहाँ पे अदर नाम से जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये जी हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ चीज ये आपको समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आइजैक न्यूटन के बारे में कुछ बातें बताई जा रही है कि आइजैक न्यूटन क्या थे। तो उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये जो प्रिंसिपल दिया ये बताया। फर्दर न्यूट्रिशन ने सॉरी न्यूटन ने बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ जो अपने तीनों लॉज ऑफ मोशन हमने देखे थे पिछले चैप्टर्स में, उसको भी इन्होंने ही फॉर्मुलेट किया। फर्दर लाइट और कलर्स के ऊपर जो थियरीज पर इन्होंने काम किया, हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स में इसको। फर्दर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन्होंने डिजाइन किया, ये सारी चीजें यहाँ पे न्यूटन्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ हाउ न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर लॉ, न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे गेस किया उस पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, जोहान्स केपलर। उन्होंने 3 लॉ डिराइव किए थे जो क्या करते हैं, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स को गवर्न करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, केपलर लॉस के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपके स्टेटमेंट वाइज इन तीनों स्टेटमेंट के साथ फ्लिप करके छेड़छाड़ करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को आपको अच्छे से समझने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्दर हम यहाँ पे देखते हैं कि जोहान्स केपलर ने क्या किया था, इसने प्लैनेट्स के मोशंस के बारे में अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसको हम केपलर लॉज कहते हैं। तो यहाँ पे पहला इनका जो सॉरी गाइस, इनका जो पहला लॉ था उसको उसको कहते थे ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, जो है वो कहता था कि ऑर्बिट ऑफ जो प्लैनेट है वो किसका है, राउंड नहीं है, इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या शेप होता है, ये इस तरीके का शेप जो होता है ना, इसको इक्लिप्स शेप कहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है केपलर्स के द्वारा कि जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स होते हैं जिसपे वो रिवॉल्व करते थे करते हैं, आई मीन वो कैसा होता है, इक्लिप्स होता है, विद सन कहाँ पे है, एट द सेंटर है उस फोकस। जैसे एक प्रॉपर ये यहाँ पे सन है और ये इक्लिप्टिकल इक्लिप्टिकल पाथ है, सॉरी, जिसपे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहला इनका लॉ ये था। सेकेंड है कि लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है, ठीक है। यहाँ से मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल मतलब डिफाइंड है, ऑब्वियस बात है, 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट होता है, 365 डेज में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डेज ही कवर कर रहा है, इक्वल एंगल या फिर इक्वल एरिया कवर करता है रोटेशन में, ठीक है। फर्दर अगर हम देखें तो बताया जा रहा है कि द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, जो मीन डिस्टेंस है क्यूब का वो प्लैनेट का, ठीक है, वही कहा जा रहा है कि वो किस चीज के सन का जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मीन डिस्टेंस है प्लैनेट का सन से, उसका क्यूब उसके स्क्वायर रूट और वाइटल टाइम के क्या है, स्क्वायर के बराबर है, यानी आर क्यूब जो है वो आर क्यूब बाई टी क्यूब क्या है, टी स्क्वायर जो है कांस्टेंट है, ये चीज यहाँ पे कहा गया। फर्दर यहाँ एक दो चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए ध्यान रखने की बात ये है कि केपलर जो थे उन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया किस चीज को, मोशन ऑफ द प्लैनेट के थ्योरी को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि केपलर कुड नॉट गिव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरीके से प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। उन्होंने बस क्या किया, मोशन ऑफ जो प्लैनेट्स है उसको बता दिया, बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया, थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे देखा। फर्दर देखे अगर तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट वाज न्यूटन, न्यूटन जो थे उन्होंने शो किया कि क्या कॉजेज हैं प्लेनेटरी विंड के, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से सन एक्सर्ट करता है फोर्सेस। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डिस्टेंस के साथ क्या होता है, वीक होता है, हमने पीछे ही पढ़ा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया। फर्दर द एसआई यूनिट क्या होगा जी का वो बताया जा रहा है। तो द एसआई यूनिट ऑफ जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द यूनिट्स ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे फोर्सेस को आप सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से निकालेंगे, जब डिराइव करोगे तो आपका ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये आपका पीवाई क्यू है, ठीक है। जिसको कौन किसने फाउंड किया था, तो ये भी याद रखना आपको, हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के वैल्यू को क्या किया था, फाउंड किया था। और इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है, जी 6.673 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर। फर्दर द लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यह ध्यान रखना है, ये क्या ऑल बॉडीज पे एप्लीकेबल है, या तो वो बिग बॉडी हो, स्मॉल हो, टेरेस्ट्रियल हो या सेलेस्टियल हो, ठीक है, ये सब पे एप्लीकेबल होता है। ये चीज हमें समझ में आ गया।
फर्दर यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, अगर आप एनडीएस सीडीएस की तैयारी करें तो आप देख सकते हैं। फर्दर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस, इसमें भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आपको ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखने की, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या इंपॉर्टेंस है ये जो ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ दिया गया, इसका इंपॉर्टेंस आखिर है क्या? तो कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली किसको एक्सप्लेन किया था, तो बहुत सारी चीजों को, जैसे यहाँ पे कौन से फोर्सेस जो है जो बाइंड्स अस टू द अर्थ, द फोर्सेस दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, किस फोर्सेस के थ्रू हम अर्थ के सरफेस पे बाइंडेड है, इसको एक्सप्लेन किया इस लॉ ने। फर्दर मोशन जो है मून का अर्थ के अराउंड, इसको एक्सप्लेन किया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। फर्दर मोशन ऑफ द प्लैनेट्स जो सन के अराउंड है, उसको भी एक्सप्लेन किया गया है इसके थ्रू। एंड देन टाइडल फोर्सेस जो है मून और सन के, जिससे हमारे अर्थ पे टाइड्स आते हैं, इन चारों को इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं। 4 स्टेटमेंट दे देगा, इनमें से किसी एक के साथ छेड़छाड़ करके आपको पूछ देगा विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, या फिर 3 को गलत करके एक सही दे देगा और पूछ देगा कौन सा सही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है सक्सेसफुली किन फिनोमेनन्स को या फिर किन फिनोमेना को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो उन फोर्सेस को जिसने हमें अर्थ से बाइंड करके रखा, उसको एक्सप्लेन करता है। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो मून का मोशन है उसको एक्सप्लेन करता है। प्लैनेट के मोशन को सन के अराउंड, उसको एक्सप्लेन करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत आप भूल सकते हैं कि टाइड जो हमारे अर्थ पे आते हैं, हमारे ओशंस में टाइड्स आते हैं, किसकी वजह से, मून और सन की वजह से, इसको भी ये लॉ एक्सप्लेन करता है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया। अब हम देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है। ये फ्री फॉल तो आपको नाम से ही थोड़ा सा फील हो रहा होगा, फ्री फॉल, ये चीज आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अर्थ अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को अपनी ओर, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा। तो वेन एवर ऑब्जेक्ट जब अर्थ पे गिरते हैं, इस अर्थ की ओर गिरते हैं, तो उनपे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, वो फ्री फॉल में है, क्योंकि उनपे कोई फोर्स नहीं लग रहा होता ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि वो क्या है, फ्री फॉल में होते हैं। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि वाइल while falling there is no change in the direction of the motion of the object। ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ऐसा थोड़ी कि आधे रास्ते से वापस ऊपर उठ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, बट ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन उनके वेलोसिटी में चेंज होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो एनी चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। तो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, उसमें एक्सेलरेशन होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, बट उसके वेलोसिटी में चेंज होता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन वहां पे प्रेजेंट होता है। फर्दर दिस एक्सेलरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, और यूनिट तो वही एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कुछ इक्वेशन के थ्रू यहाँ पे ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वैल्यू डिराइव किया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम ओवरऑल ईज के लिए अपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आता है तो वहां जी अगर दिया हो 9.8 तो आप यूज कर सकते हैं, वरना आप 10 लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हुआ। फर्दर बताया जा रहा है कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो कैसा होता है। तो बताया जा रहा है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स, हॉलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, जो है एक हाइट से सेम रेट से ही गिरेंगे अर्थ की तरफ, क्योंकि सब पे सेम एक्सेलरेशन है। फर्दर यहाँ बताया जा रहा है कि ग्रेविटेशन मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, ये आपको याद रखना है। और पोल्स के तरफ सेंटर की तरफ क्या होता है, डिक्रीज करता है। अर्थ के सेंटर में जाएंगे तो वो डिक्रीज करेगा। दूसरा कि एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन जो है हमारे पोल्स पे ज्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। जैसे जैसे हम पोल्स की ओर बढ़ते हैं तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया। फर्दर अब आगे बढ़ते हैं हम, कि बताया जा रहा है कि द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। तो जैसे जैसे अर्थ का रेडियस बढ़ता है तो फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर वैल्यू ऑफ जी बढ़ता है। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया यहाँ पे। We know that object experiences acceleration during free falling। हमने पढ़ा भी कि acceleration experience करता है एक object during free falling, जो इसका वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दिस एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या ये मास पे डिपेंड करता है? आप सोच के देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, उस पे क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी मास पे ये डिपेंड नहीं करता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस होता है ये एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या, कोई भी छोटा बड़ा सब पे सेम सेम रेट से ये एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देख लिया। फर्दर मास के बारे में कुछ देखते हैं कि मास क्या होता है। तो यह कहा जा रहा है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। हमने पहले भी ये चीजें देखी थी कि मास ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है, उसके इनर्शिया का मेजरमेंट है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया।
ठीक है, और ये सेम रहता है थ्रू आउट द स्पेस, कहीं भी आप जाओ, या तो अर्थ पे रहो या मून पे रहो या आउटर स्पेस में, ये मास होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है एंड ये डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ये चेंज नहीं होता, जिसको हम अभी अपने वेट की तरह बोलते हैं कि हमारा वेट इतना है, वेट इतना, वो एक्चुअल में हमारा मास होता है, वो वेट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो मास को हम किस में डिनोट करते हैं, किलोग्राम में मास को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब वेट के बारे में देखते हैं, जिसको हम समझते हैं क्या वो वही वेट है, तो वो नहीं होता। अर्थ जिस हर ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अर्थ को, तो जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो वेट का ऐसा यूनिट आपको ध्यान रखना है, वेट मास नहीं है, वेट एक फोर्स है जिसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को उसको हम कहते हैं वेट। तो वेट जो है किसी मास पे डिपेंड करता है, तो करता है फोर्स इज इक्वल टू mg, यहाँ पे आप देख सकते हो, यही फोर्स को हम वेट कहते हैं। तो ये मास पे डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, जो होता है हमारा फोर्स, उसी को हम वेट कहते हैं, ठीक है। फर्दर, जो वेट ऑफ वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये याद रखना आपको कि ये डाउनवर्ड्स एक्ट करता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बट मास क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी था, ये ध्यान रखना है। तो वेट जो ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एवरीवेयर। हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है ना पूरे अर्थ पे या फिर कहीं भी आप चले जाओ वो सेम रहता है, बट वेट क्या होता है, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वेट ऑफ द मून, किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होता है, यहाँ पे ये देखना है। तो बताया जा रहा है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ किसकी वजह से होता है, फोर्स विथ विच जो अर्थ अट्रैक्ट करता है या फिर अर्थ अप्लाई करता है उन ऑब्जेक्ट्स पे, उसी वजह से वेट होता है। तो बताया जा रहा है कि द मास का मून तो बहुत ज्यादा कम है, तो इसकी वजह से मून जो है बहुत कम अट्रैक्शनल फोर्स क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो कि वेट जो होता है मून पे ना वो 1/6 होता है अर्थ के वेट पे के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना होता है, अर्थ पे जो वेट है उसका 1/6 होता है। सपोज किसी का वेट अर्थ पे क्या है, 36 केजी है, ठीक है, तो उसका वेट मून पे कितना होगा, 6 केजी हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो कल को आपके एग्जाम में अगर ऐसा छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि मून पे जो वेट होता है ना 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे समझा। आगे देखते हैं हम। तो अब थ्रस्ट और प्रेशर देखते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे थ्रस्ट क्या होता है, यहाँ कहा जा रहा है, तो नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन उसको हम थ्रस्ट करते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लगाया जाता है उसको हम थ्रस्ट करते हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगता है वो प्रेशर होता है। तो थ्रस्ट हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, ठीक है। फर्दर आगे देखते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसको थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि सरफेस है, इस पे जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होगा ना फोर्स, उसी को हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट किस पे डिपेंड करता है, जितने एरिया पे वो एक्ट कर रहा है उसी पे वो डिपेंड करता है। तो बताया जा रहा है कि इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर, अगर आप किसी सैंड पे खड़े हैं तो क्या है, उस टाइम वहां पे ज्यादा होगा, एंड उसका यूनिट क्या होता है, द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज प्रेशर, और किसी पर्टिकुलर एरिया पे, यूनिट एरिया पे जब थ्रस्ट लगता है तो उसी को हम प्रेशर कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन, तो इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन फोर्स एंड एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया ही हम प्रेशर कहते हैं। तो थ्रस्ट आपको याद रखना है, थ्रस्ट एक काइंड ऑफ फोर्स है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है कि थ्रस्ट एक प्रेशर है, तो नहीं, थ्रस्ट एक फोर्स का पार्ट है, ठीक है। यहाँ हमने समझ लिया इसको। फर्दर यहाँ पे देखें तो बताया जा रहा है कि द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया एक्सर्ट्स लार्जर प्रेशर, जितना, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रेशर क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जैसे जैसे हम फोर्स ज्यादा जितना लगाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और वहीं पे जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर क्या है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जो सेम फोर्स अगर किसी छोटे एरिया पे लगेगा तो प्रेशर उसका ज्यादा पड़ेगा कंपेयर टू स्मॉलर प्रेशर ऑन लार्जर एरिया। इसी वजह से क्या होता है, जो जो हमारे नेल्स होते हैं, आयरन नेल्स, उनके टॉप पॉइंटेड होते हैं कि जब हम कम फोर्स भी लगाएं तो उस पर प्रेशर ज्यादा लगे और इजिली वॉल में होल हो सके। फर्दर, जो नाइफ होते हैं हमारे, वो शार्प क्यों होते हैं, क्योंकि उनके एजेस शार्प शार्प क्यों होते हैं, क्योंकि वो पतले इसलिए होते हैं क्योंकि मतलब उनका एरिया जब कम होगा तो कम फोर्स लगाने पे भी क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, ये होता है। और बिल्डिंग्स के वाइड फाउंडेशंस क्यों होते हैं, क्योंकि प्रेशर कम लगे, क्योंकि बिल्डिंग का फोर्स बढ़ेगा तो एरिया अगर ज्यादा करेंगे तो उस पर प्रेशर कम हो जाएगा, इससे बिल्डिंग कोलैप्स होने के चांसेस कम होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रेशर इन फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर प्रेशर का क्या सिचुएशन है। तो उसका एक यहाँ पे बताया जा रहा है बायोन्सी क्या होता है, बायोन्ट फोर्स क्या होता है, इसको देखेंगे। तो बताया जा रहा है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। हमने देख लिया कि वेट क्या है, एक फोर्स ही है, किसकी वजह से, अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को उसकी वजह से, तो वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही है। ठीक है, तो व्हेन द बॉटल इज इमर्स्ड, बताया जा रहा है कि किसी बॉटल को हम पानी में अगर डुबाते हैं तो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय water on the bottle is greater than its weight, तो it rises up when released। ठीक है, तो यहाँ सिंपल बताया जा रहा है, हमने पढ़ा था कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब अर्थ नीचे से प्रेशर लगाएगा, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा, तो नीचे से ऊपर की ओर भी एक फोर्स लग रहा होगा। वाटर के अंदर बात हो रही है, वाटर के अंदर बात हो रही है, फ्लूइड के अंदर। तो ये जो ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है इसी को बायोएंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब बॉटल जो पानी में अगर उसको हम डुबाते हैं तो अपवर्ड फोर्स जो एक्सर्टेड बाय द वाटर को हम बॉटल में, सपोज ये यहाँ पे पानी है, बॉटल हम डुबा रहे हैं, तो ऊपर से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो नीचे से अपोजिट फोर्स भी यहाँ पे इस पे एक लगेगा। तो ये जो फोर्स लगेगा ना, इससे क्या होगा, ये ऊपर की ओर, बॉटल ऊपर की ओर जोर से जंप कर जाएगा। तो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल, इसी को हम बायोंसी कहते हैं। जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ये जो मैंने बताया बॉटल के ऊपर, या फिर कोई भी बॉडी आप वाटर में डुबाओगे तो उस पे जो अपवर्ड फोर्स लगता है ना, उसी को हम बायोंसी कहते हैं। और बताया जा रहा है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्लूइड में इमर्स करते हो, फ्लूइड में डुबाते हो, तो सारे ऑब्जेक्ट्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ये याद रखना है कि ऑल द ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं बायोंसी। बायोंसी समझ में आ गया, अपवर्ड फोर्स जो पानी के अंदर लगता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोंसी किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितना बायोंट फोर्स लगेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीबीआई, ये आप लगा लो, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोंसी किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि टेक अ बीकर, जिसमें हम पानी भर देंगे, और हम एक आयरन नेल लेंगे जो हमारे लोहे की कील होती है, उसको लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे वाटर के सरफेस पे, और ऑब्जर्व करना कि क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि आयरन नेल जो है सिंक कर जाएगा, वो पानी के अंदर डूब जाएगा। तो द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द ऑफ द अर्थ ऑन द नेल पुल्स इट डाउनवर्ड। तो ये क्यों नीचे गया, क्योंकि ये नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे चला गया, क्योंकि ग्रेविटी ने इसको नीचे की ओर खींचा, जो इसका अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको इसने नीचे खींचा। तो यहाँ पे अपथ्रस्ट भी लगा होगा, अपोजिट में बायोंट फोर्स भी लगा होगा, जिसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं, क्योंकि थ्रस्ट एक फोर्स ही है जो ऊपर की ओर लग रहा है, तो वो अपथ्रस्ट हो गया। तो देयर इज एन अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द नेल, अपथ्रस्ट भी लगा नेल पे, जिसको क्या कर रहा होगा, इस नेल को ऊपर की ओर पुश कर रहा होगा। बट डाउनवर्ड फोर्स जो था वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो अनबैलेंस फोर्स का कंसेप्ट हमने पढ़ा था पहले। तो वही मतलब है कि जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करेगा। तो ये जो पानी इसके ऊपर इसको भेजने के लिए जो फोर्स इस पे लगा रही थी वो कम था कंपेरिजन टू अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से ये नीचे की ओर डूब गया और ये सिंक कर गया। यहाँ पे ये समझ में आ गया कैसे इससे सिंक किया इसने। उसके साथ साथ ये कॉर्क देखो आप यहाँ पे फ्लोट कर रहा है ऊपर में, अगर आप यू कैन सी यहाँ पे ये चीजें यहाँ फ्लोट कर रही है। तो ये क्यों कर रही है, अगर हम यहाँ देखें तो कॉर्क फ्लोट कर रहा है वाइल आयरन सिंक करके। ये किस वजह से हो रहा है, उनके डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। तो डेंसिटी जो है किसी सब्सटेंस का डिफाइंड कैसे होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना उसका मास प्रेजेंट है उसको डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी जो कॉर्क का है वो लेस है वाटर के डेंसिटी से, तो वो इस वजह से क्या हो रहा है, उस पर अपथ्रस्ट जो है ज्यादा लग जाता है वेट के कंपेरिजन में, इसकी वजह से वो फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट लेना है कि किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होगा। अगर जिस भी लिक्विड में आप उसको डुबा रहे, सपोज हम किसी दो ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और वाटर में डालते हैं, तो वो कब फ्लोट करेगा, जब उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होगा। ठीक है, और वो कब सिंक करेगा, जब उसकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होगी। तो ये दो कंडीशन होता है फ्लोट और सिंक का, आपको ये ध्यान में रखना है। देयरफॉर यहाँ बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट, जो मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड फ्लोट ऑन लिक्विड। ठीक है, ये देख लिया हमने, ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उस लिक्विड से वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। अब इसी यहीं से एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका डिराइव होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है, तो जब यहाँ पे ये कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली या पार्शियली इन लिक्विड, किसी भी बॉडी को हम लिक्विड में फुल्ली या पार्शियली मतलब रखते हैं, तो वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होता है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उस उस ऑब्जेक्ट ने। सपोज यहाँ पे एक ये है, इसमें पानी था, इसमें मैंने एक पत्थर डाला, तो यहाँ पे पत्थर ने इतना पानी क्या क्या डिस्प्लेस किया, तो जितना पानी इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है उसके ही उतना ही उस पे अपवर्ड फोर्स लगता है, उसके ही इक्वल जो है अपवर्ड फोर्स उस पे लगता है। बस यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। तो अब इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बहुत सारा यूज है हमारा डेली लाइफ में, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आप देख सकते हो कि वो शिप के डिजाइनिंग में यूज होता है, सबमरीन्स के डिजाइनिंग में यूज होता है, लैक्टोमीटर के फॉर्मेशन में यूज होता है। अब ये क्या है, तो ये सैंपल
ऑफ मिल्क की प्योरिटी को डिफाइन करता है, हाइड्रोमीटर में यूज होता है जो लिक्विड की डेंसिटी को क्या करता है डिटरमाइन करता है। तो इन सब पे ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे यूज होते हैं। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि किसी डेंसिटी का सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू उसका डेंसिटी इन वाटर, वाटर की डेंसिटी और उस सब्सटेंस का डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, याद रखना है। और ये क्या है, एक रिलेटिव यूनिट है, डायमेंशन है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। यहीं पे आपका ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने हाईलाइट की है कि ग्रेविटेशन एक वीक फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज करता है एल्टीट्यूड के साथ, और ये सरफेस ऑफ अर्थ पे भी वेरी करता है, जो कि डिक्रीज करता है पोल से इक्वेटर, पोल पे ज्यादा होगा, इक्वेटर की ओर आते आते ये कम हो जाता है। वेट ऑफ द बॉडी क्या है, ये एक फोर्स है, ये ध्यान रखना है। वेट जो है मास नहीं है, ये एक फोर्स है जो क्या करता है, जिससे अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। वेट किसके इक्वल होता है तो मास और एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। वही चीज फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन, तो वेट भी तो एक फोर्स ही है, तो ये भी मास एंड एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। बस यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ये जी होगा, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि वेट जो है वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, बट मास क्या है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द यूनिवर्स। ऑल ऑब्जेक्ट जो है एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स ऑफ बायोन्सी, जब उनको हम क्या करते हैं, इमर्स करते हैं फ्लूइड में। ऑब्जेक्ट हैविंग लेस डेंसिटी देन दैट ऑफ लिक्विड, जो ऑब्जेक्ट के लेस डेंसिटी है लिक्विड के अंदर, वो क्या करते हैं, डूब जाते हैं, सॉरी वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, जिसका डेंसिटी कम होगा लिक्विड के कंपैरिजन में वो फ्लोट करेगा, और जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो ये टोटल ओवरऑल हमने जो पढ़ा उसका क्रक्स था, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है ग्रेविटी। हम जल्दी आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन हैव ए ग्रेट डे।